STV न्यूज, आवाज बुलंदियों तक। 2 अक्टूबर 2022 से जो जन सुराज पदयात्रा के तहत हम लोगों ने पश्चिम चंपारण के भितिहरवा आश्रम से चलना शुरू किया है, उसके करीब करीब अभी 20 महीने हो गए। 2 अक्टूबर को 2 बरस होगा। बीच में हम लोग कुछ 1-2 महीने रुके भी, क्योंकि लोकसभा का चुनाव था। और इन 20 महीनों में पश्चिम चंपारण से चल के पूर्वी चंपारण, शिवहर, सिवान, गोपालगंज, सिवान, छपरा, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, खगड़िया, बेगूसराय, सहरसा होते हुए हम लोग अभी मधेपुरा पहुंचे हैं 2 दिन पहले। मधेपुरा में मैं अभी 15-20 दिन रहूंगा। प्रयास होगा कि हर प्रखंड में जहां तक हो सके, जितने गांव में, जितने पंचायत में जाने की जरूरत हो वहां जाएं। हर गांव में जाना संभव नहीं है, लेकिन इतने दिन मधेपुरा में जरूर रहेंगे ताकि यहाँ के हर प्रखंड, हर पंचायत की समझ बन जाए। क्योंकि जन सुराज का एक उद्देश्य ये है, इस पदयात्रा के जरिए हर पंचायत की जमीनी हकीकत को समझकर पंचायत वाइज अगले 10 बरस के विकास की एक योजना बनाई जाए। उस योजना में उस पंचायत के अगले 10 साल में विकास के लिए क्या कुछ किया जाएगा ये तो बताया ही जाएगा, लेकिन साथ साथ हम लोग 3 बात निश्चित तौर पर बताएंगे कि आपके यहाँ का हर पंचायत, हर एक पंचायत में बच्चों के पढ़ने की सुविधा कैसे होगी, 800 से 1200 नए रोजगार के अवसर कैसे पैदा किए जाएंगे और वहाँ की कृषि को लाभदायक खेती कैसे बनाया जाएगा। ये 3 बात बिहार के 8,500 पंचायतों में हर पंचायत के लिए बनाई जा रही है। इसीलिए इतना समय लगता है। आप देख रहे हैं कि 20 महीने में कुल 17-18 जिले ही हम लोग चल पाए। करीब करीब 60% बिहार हुआ। हालांकि जिलों की संख्या के हिसाब से आपको आधा दिखेगा, लेकिन कुछ जिले बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, तो करीब करीब 60% बिहार हम लोग चल पाए हैं। अभी आगे ये यात्रा 1 साल चले, 1.5 साल चले, अभी चलती रहेगी, इसको रुकना नहीं है। जो एक बार संकल्प लेकर काम शुरू किया है वो काम करते रहेंगे। जन सुराज इस अभियान में एक लक्ष्य ये भी है कि बिहार में विकल्प के अभाव में लोगों को, गलत नेताओं को, गलत दलों को जानते बूझते वोट देना पड़ता है। उससे बचाने के लिए एक नया दल और विकल्प बने, जो दल किसी व्यक्ति प्रशांत किशोर का, किसी जाति विशेष का, किसी एक परिवार का न होकर उन सारे लोगों का हो जो बिहार में एक नया दल, एक नया विकल्प बनाना चाहते हैं। तो जब मैं मधेपुरा में हूँ, जब मैं सहरसा में था, जब मैं पीछे के जिलों में था, तो एक लक्ष्य ये है कि वहाँ से वो उन सारे लोगों को इकट्ठा किया जाए जो लोग एक नया दल, एक नया विकल्प बनाना चाहते हैं। वो लोग राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग हो सकते हैं, वो गैर राजनीतिक लोग हो सकते हैं जो बिहार के इस नए प्रयास में अपना कंधा लगाना चाहते हैं। जो भी आएगा वो सब मिलकर ही दल बनाएंगे। और जो घोषणा की गई है 2 अक्टूबर को, जब हम लोग करीब करीब 70% बिहार कर लेंगे, तब तक सारे लोगों को इकट्ठा करके 2 अक्टूबर को नया दल बनेगा। जब ये दल बनेगा तो एक जो हम लोगों ने घोषणा शुरुआती दिनों में करी थी, जब ये दल बनेगा तो इसके नेता प्रशांत किशोर नहीं होंगे। तो दल का नेता कौन होगा? दल का नेता 2 अक्टूबर को जो लोग साथ में आकर दल को बनाएंगे, वो लोग मिलकर इस दल के नेता का, नेतृत्व का चुनाव करेंगे और उसको सार्वजनिक किया जाएगा, ताकि आपको पता चलेगा कि इस 2-2.5 साल के प्रयास से किन लोगों को बिहार से इस दल, इस विकल्प को बनाने के लिए जोड़ा गया है और कौन लोग हैं जो इस दल को आगे बनाएंगे और चलाएंगे। मेरी भूमिका जो अभी है, 2 अक्टूबर के बाद भी मेरी भूमिका वही रहेगी। मैं अपनी पदयात्रा जैसे अभी कर रहा हूँ, वो आगे गांव-गांव बिहार में घूमने, जानने, समझने का प्रयास वही करता रहूँगा। गांव-गांव में जाकर लोगों को बताना, समझाना कि उनको कैसे वोट देना चाहिए, क्या करने से उनकी गरीबी खत्म होगी,
ये बात बताने की प्रक्रिया 2 अक्टूबर के बाद भी जारी रहेगी। अब मैं संक्षेप में अभी मेरे जो 20 महीने के अनुभव रहे हैं वो आपको बताऊं। बिहार में इन सारे ज़िलों में 60% बिहार घूमने के बाद जो मुझे सबसे बड़ी समस्या लोगों ने बताई, जो आंखों से हमने देखी कानों से सुना, उसमें पलायन और बेरोजगारी ये बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है। कई लोगों को लगता है कि पलायन जो है वो गरीबों की समस्या है। पलायन की जब हम बात करते हैं आपको लगता है कि पलायन का मतलब है लोगों का यहाँ से मजदूरी करने जाना। पलायन का ये समुचित चित्रण नहीं है। बिहार में पलायन से सिर्फ गरीब प्रभावित नहीं है। बिहार में सिर्फ लोगों का बिहार से पलायन नहीं हो रहा है। बिहार में पलायन के 3 पहलू हैं। यहाँ पर जो गरीब है वो तो मजदूरी करने जा रहा है, लेकिन जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, जो समृद्ध परिवार हैं, उनके बच्चे भी पलायन कर रहे हैं। पलायन से अछूते वो भी नहीं है। फर्क बस इतना है कि गरीब घर के बच्चे जो हैं वो मजदूरी के लिए बाहर जा रहे हैं, और जो मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे हैं वो पढ़ाई नौकरी के लिए बाहर जा रहे हैं। श्रम का पलायन इसलिए है क्योंकि यहाँ से बड़े पैमाने पर बुद्धि और पूंजी का पलायन है। इस बात को आप समझिए, यहाँ पर जितने लोग मजदूरी करने जा रहे हैं उतने ही लोग पढ़ाई और नौकरी करने भी जा रहे हैं, और इन दोनों के पीछे जो कारण है वो है पूंजी का पलायन। पिछले 30 वर्षों में, एक आंकड़ा दे रहा हूँ याद रखिए, पिछले 30 वर्षों में 1990 से लेकर पिछले वित्तीय वर्ष तक करीब 26 लाख करोड़ रुपया, याद रखिए 26 लाख करोड़ रुपया बिहार के लोगों का पैसा, ये बाहर का पैसा नहीं है, जो बिहार की गरीब जनता का पैसा है, ये बिहार के बैंकों ने यहाँ से दूसरे राज्यों में ट्रांसफ़र कर दिया। 26 लाख करोड़ रुपया बिहार के लोगों का पैसा बिहार के बैंकों ने अपने माध्यम से उन राज्यों में भेज दिया जहाँ फैक्ट्री लग रही। कुमार की राजनीति की ताकत है, बाकी उनको संगठन नहीं है, वोट नहीं है, लेकिन ये समझदारी नीतीश कुमार की बहुत ज्यादा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बैंक ऑफ इंडिया का आंकड़ा है, तो मेरा और जनसुराज का ऐसा मानना है कि जो श्रम का पलायन अगर रोकना है तो उसके लिए सबसे पहले पूंजी और बुद्धि का पलायन रोकना होगा, क्योंकि जब तक यहाँ पूंजी का निवेश नहीं होगा, जो बौद्धिक तौर पर पढ़े लिखे समझदार लोग नहीं होंगे, तब तक यहाँ उद्योग धंधे नहीं लग सकते हैं, रोजगार के अवसर नहीं पैदा होंगे, और जब वो रोजगार का अवसर होगा नहीं तो गरीब लोगों को मजबूरी में पलायन करते ही रहना पड़ेगा। तो जनसुराज की जो सोच है, जो हम लोग बता रहे हैं कि 1 साल में पलायन को रिवर्स किया जा सकता है, 1 साल में यहाँ से बाहर गए लोगों को वापस किया जा सकता है, उसके पीछे सिर्फ यही अध्ययन है कि यहाँ से अगर पूंजी का पलायन रोक दिया जाए, यहाँ से अगर बुद्धि का पलायन रोक दिया जाए, तो बहुत बड़े पैमाने पर श्रम के पलायन को भी रोका जा सकता है। पलायन का एक जो सामाजिक पहलू है वो है इनका परिवार पर, आपकी हमारी जीवन शैली पर असर। आप जब बिहार के गाँव में जाते हैं तो आपको बच्चों से मुलाकात होगी, आपकी मुलाकात महिलाओं से होगी, आपकी मुलाकात बुजुर्गों से होगी। ज़्यादातर गांव में नवयुवक रह ही नहीं रहे हैं या उनसे आपकी मुलाकात नहीं होगी। जो प्रखंड या पंचायत बाढ़ प्रभावित है वहां 60 से 70% युवा गांव से बाहर ही रहते हैं। जहां बाढ़ नहीं भी आता है वहां पर भी 40-50% युवा बाहर रह रहे हैं। पर इस लंबे समय तक चले पलायन का असर ये हुआ है कि परिवार की संकल्पना ही खत्म हो गई है। शायद ही कोई आपको घर ऐसा मिलेगा जहां पर आपको पति पत्नी, बाल बच्चे और माता पिता एक साथ रहते हुए मिले। लोगों ने एक तरीके से उनके मानस पटल पे ये चिन्हित हो गया है कि नौकरी करने का मतलब है कि लड़का बाहर जाएगा, और जब तक उसकी शक्ति है, ताकत है, जवानी है, तब तक वो बाहर नौकरी करेगा। जब वो बूढ़ा होगा तो वापस आएगा, और जो घर में नया लड़का होगा वो वापस बाहर जाएगा। इससे परिवारों की संकल्पना खत्म हो गई है। होली दशहरा लोग साथ में मनाने की जो भावना कभी रही होगी, जो परिपाटी थी, वो धीरे धीरे खत्म हो गया है। छठ और परिवारों में होने वाले शादियों को छोड़ दें तो परिवार शायद ही कभी इकट्ठा होता है। बेरोजगारी और पलायन के बाद जो बेरोजगारी का मामला है उसमें खाली आपको आंकड़ा दे देता हूँ। एक नई बात
लोगों को बताने की कोशिश की जा रही है कि सरकारी नौकरी दिया जाएगा, उसके लिए मारामारी की जा रही है कि हमने 2 लाख दे दिया कि 4 लाख दे दिया। किसने कितना दिया कितना नहीं दिया उस पर मैं बाद में आता हूँ। पहली बात कि पिछले महागठबंधन की सरकार ने जो नौकरी का दावा किया है ये सरासर गलत डाटा है, आंकड़ा है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जिन 2 लाख शिक्षकों की नियुक्ति के बारे में सरकार दावा कर रही है कि हमने बहुत लोगों को नौकरी दे दी, उसमें करीब करीब 30% वो लोग हैं जो पहले से नौकरी कर रहे थे, वो नियोजित शिक्षक के तौर पर काम कर रहे थे, अब उनका सर्विस कंडीशन बदलकर अब वो राज्य कर्मी के तौर पर काम कर रहे हैं। ये नए लोगों को नौकरी नहीं मिली है, इस बात को आप स्पष्ट कर लीजिए। बाकी जो लोग बच गए 1.5 लाख के आसपास, क्योंकि सरकार ने एग्जैक्ट आंकड़ा जारी नहीं किया, जो बाकी लोग बच गए हैं उसमें आधे से ज्यादा लोग करीब करीब 14-15 अन्य राज्यों के लोग हैं जिनको आकर ये नौकरी मिली है। तो मेरा अपना अनुमान है कि बिहार में 40-50 हजार से ज़्यादा लोगों को नई नौकरी नहीं मिली है। और मैं पिछले कई महीनों से ये बात कर रहा हूँ, ये मांग कर रहा हूँ कि सरकार को ये आंकड़ा जारी करना चाहिए कि आखिर बिहार में कितने नए लोगों को नौकरी दी गई है। सर्विस कंडीशन को चेंज करने को हम नई नौकरी नहीं मान सकते। दूसरे राज्य के लोग आकर नौकरी कर रहे हैं, उससे बिहार के लोगों का कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन जो बड़ी बात है, क्या सरकारी नौकरी से बिहार का भला हो सकता है? क्योंकि नौकरी चाहे 50,000 मिला हो या 2 लाख, 30-32 वर्ष से जो लोग यहाँ राज कर रहे हैं, लालू जी, नीतीश जी, दोनों आपस में झगड़ रहे हैं कि ये नौकरी किसने दिया। हम कह रहे हैं कि आप दोनों का दावा मान लीजिए, उन्हीं को क्रेडिट दे दीजिए। एक आंकड़ा आपको दे रहे हैं, बिहार में चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक, चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक, नियोजित हो, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हो, रेगुलर एम्प्लॉय हो, सबकी संख्या अगर आप जोड़ दीजिएगा तो कुल जमा 1.97%, मतलब 2% से कम लोग ही सरकारी नौकरी करते हैं। तो जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि सरकारी नौकरी से आपका जीवन बदल जाएगा, वो बिल्कुल आपको भरमा रहे हैं, आपको गलत सपना दिखा रहे हैं। पिछले 75 साल में 1.97% लोगों को सरकारी नौकरी मिली है। उसमें 40-45 वर्ष कांग्रेस का राज शामिल है, उसमें नीतीश और भाजपा का डबल इंजन का सरकार शामिल है, उसमें लालू राबड़ी जी का 15 साल सामाजिक न्याय का सरकार शामिल है। सबके प्रयास के बाद भी सिर्फ 2% लोगों को ही नौकरी मिली है। तो ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि सबको नौकरी मिल जाएगी, ये सिर्फ समाज को लॉलीपॉप दिखाकर वोट लेने की राजनीति है। पूरे दुनिया में ऐसा कहीं कोई प्रमाण नहीं है कि 13 करोड़ आबादी वाले समाज में, राज्य में सरकारी नौकरी के जरिए बेरोजगारी दूर किया जा सकता है। दुनिया में इस बात का जरूर प्रमाण है कि अगर लोगों को अच्छी शिक्षा दे दी जाए, उनको स्किल दे दिया जाए और उनको काम करने की सुविधा और पूंजी दे दी जाए, उससे उनको रोजी रोजगार मिल सकता है, उससे उनकी गरीबी दूर हो सकती है। तो जन सुराज का इस पर जो सोच है कि जब ये व्यवस्था बने तो पहला काम 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए विश्व स्तरीय पढ़ाई की व्यवस्था की जाए, ताकि वो बच्चा आगे चलकर समाज पर, राज्य पर बोझ न बने। इसी समाज में जो लोग पढ़ लिख गए हैं, नौकरी कर रहे हैं, अपने पैर पर खड़े हो गए हैं, उनको सरकार से 4 किलो अनाज नहीं चाहिए, उनको इंदिरा आवास योजना के लिए लड़ाई नहीं करना है, उनको 400 रुपया का पेंशन नहीं चाहिए। तो पूरे दुनिया भर के जो विद्वान लोग हैं, जिनसे जो लोग जन स्वराज की मदद कर रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कि बिहार की व्यवस्था अगर बदलनी है तो सबसे पहला काम करना है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों को पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था की जाए, ताकि जो पहले से भी नहर बने हुए थे, जो नलकूप थे, माइनर इरिगेशन के प्रोजेक्ट थे, वो रख रखाव के अभाव में बंद हो गया है। तो जब हम लोग गांव देहात में चलते हैं तो लोग बताते हैं, भैया ये नहर है, पानी कभी आता था, अब नहीं आता है, यहाँ बोरिंग था, कैनाल था, अब बंद हो गया है। तो ये जो पहली समस्या है, बाढ़, जल जमाव और सूखा, इन तीनों को मिलाकर
जो इतना बड़ा कुप्रबंधन है कि करीब करीब 2/3 अगर लोगों को अच्छी शिक्षा दे दी जाए, उनको स्किल दे दिया जाए और उनको काम करने की सुविधा और पूंजी दे दी जाए, उससे उनको रोजी रोजगार मिल सकता है, उससे उनकी गरीबी दूर हो सकती है। तो जन सुराज का इस पर जो सोच है कि जब ये व्यवस्था बने तो पहला काम 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए विश्व स्तरीय पढ़ाई की व्यवस्था की जाए, ताकि वो बच्चा आगे चलकर समाज पर, राज्य पर बोझ न बने। इसी समाज में जो लोग पढ़ लिख गए हैं, नौकरी कर रहे हैं, अपने पैर पर खड़े हो गए हैं, उनको सरकार से 4 किलो अनाज नहीं चाहिए, उनको इंदिरा आवास योजना के लिए लड़ाई नहीं करना है, उनको 400 रुपया का पेंशन नहीं चाहिए। तो पूरे दुनिया भर के जो विद्वान लोग हैं, जिनसे जो लोग जन सुराज की मदद कर रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कि बिहार की व्यवस्था अगर बदलनी है तो सबसे पहला काम करना है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों को पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था की जाए, ताकि वो समाज पर, समाज के संसाधनों पर बोझ न बने। दूसरा, 15 साल से 55 साल की उम्र के का जो वर्ग है, जिसको अब फिर से पढ़ाया नहीं जा सकता है, लेकिन इनको स्वरोजगार के लिए तैयार किया जा सकता है, उनके लिए पूंजी को उपलब्ध कराया जाए। अगर आपकी उम्र 35 है, 40 है, तो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, अगर नौकरी आ जाए तब भी नहीं मिल सकती है। इनका दशा कैसे सुधरेगा? जो सबसे बड़ा वर्ग है, 15 से 55 के उम्र के लोगों को पूंजी की उपलब्धता कराई जाए, ताकि घर घर रोजी रोजगार खुल सके। और 55-60 से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं, समाज की जिम्मेवारी है कि उनकी जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए कम से कम उनको 2000 रुपया पेंशन की व्यवस्था की जाए, ताकि वो लोग जो अब शारीरिक तौर पर मजदूरी करने की स्थिति में भी नहीं है, पढ़ाई तो स्वाभाविक तौर पर वो नहीं कर सकते हैं, रोजी रोजगार नया कुछ कर नहीं सकते हैं, उनका जीवन यापन एक इज्जतदार नागरिक शहरी के तौर पर बीते, इसके लिए उनको 2000 रुपये महीने की व्यवस्था की जाए। और ये तीनों काम बिल्कुल किया जा सकता है। कोई कहेगा भैया शिक्षा कैसे सुधरेगा? तो शिक्षा को लेकर बिहार सरकार, केंद्र सरकार दोनों के पैसे को जोड़ दीजिए तो करीब करीब 50,000 करोड़ रुपया हर साल बिहार में खर्च हो रहा है बच्चों के पढ़ाई के लिए। 50,000 करोड़ रुपया, और 50 बच्चे भी अच्छी शिक्षा नहीं पा रहे हैं। तो जो जन सुराज की सोच है, विजन है कि अगर इसमें से 1/3 पैसा, 15,000 करोड़ रुपया भी हर साल नई शिक्षा व्यवस्था बनाने पर खर्च किया जाए, तो हम लोगों का अनुमान है कि हर प्रखंड में, नेतरहाट का आपने नाम सुना होगा, नेतरहाट के स्तर के विद्यालय अगर हर प्रखंड में एक विद्यालय खोलना हो तो करीब करीब 15 से 20,000 करोड़ रुपया उसका सालाना खर्च आएगा। तो जन सुराज की ये सोच है कि जो अभी शिक्षा पर खर्च हो रहा है उसका 1/3 पैसा हर प्रखंड में एक ऐसा विश्व स्तरीय विद्यालय बनाने पर खर्च किया जाए। और अगर हर साल हम लोग एक विद्यालय अच्छा वैसा बनाएंगे तो अगले 5 साल में हर प्रखंड में 5 ऐसे विद्यालय बन जाएंगे जिसका स्तर नेतरहाट का होगा। मॉडल ये है कि हर गांव में स्कूल बनाने के बजाय, हर बच्चे तक अच्छी शिक्षा पहुंचाने के बजाय, हर बच्चे को अच्छे शिक्षण संस्थान में पहुंचाया जाए। ये दुनिया में जितने बड़े देश हैं जहां पर भी शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन लाया गया है, आप फिनलैंड चलिए, स्कैंडिनेवियन कंट्री में डेनमार्क चलिए, स्वीडन चलिए, दूसरे जो देश हैं न्यूजीलैंड चलिए, जहां पर शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन लाया गया है, उन देशों में सरकारों ने हर गांव में विद्यालय नहीं बनाया, उन्होंने अच्छे विद्यालय बनाए और लोगों को मोबिलिटी दे दी, बस की सुविधा दे दी, स्कूल बस की सुविधा दे दी, ताकि लोग अपने बच्चों को अच्छे शिक्षण संस्थाओं में भेज सकें। आप शहरों में भी देखते हैं, मधेपुरा में देख लीजिए, पटना में देख लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए, आपके घर के बगल में जरूरी नहीं है कि अच्छा स्कूल है, लेकिन आप अपने बच्चे को स्कूल बस से भेजते हैं, आधे घंटा में बच्चा आपका अच्छे स्कूल में पहुंच जाता है। तो जन सुराज ने जो परिकल्पना की है कि हर प्रखंड में बिहार में अगर 5 अच्छे विद्यालय बना दिए जाएं तो, और स्कूल बस की बढ़िया व्यवस्था बना दी जाए, तो कोई भी छात्र 15 से 20 मिनट में अपने घर से स्कूल बस के माध्यम से स्कूल तक पहुंच जाएगा। तो ये जन सुराज की सोच है
बिहार में शिक्षा के, प्राइमरी शिक्षा के आमूल चूल परिवर्तन के लिए। दूसरा जो मैंने आपको बताया कि 15 साल से 55 साल की उम्र के लोग जो बाहर जाकर मजदूरी कर रहे हैं या यहाँ पर मजदूरी कर रहे हैं, उनके हाथ में बैंकों के माध्यम से सस्ते दर पर पूंजी उपलब्ध कराया जाए ताकि आप अपना कोई ना कोई रोजी रोजगार कर सके। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि आपको बाल काटने आता है, आपके पास 20,000 रुपया है, आप सैलून नहीं खोल सकते, लेकिन अगर सरकार की कोई व्यवस्था हो जिससे 80,000 रुपया, 1 लाख रुपया आपको सस्ते दर पर लोन मिल जाए, तो आप अपनी 20,000 रुपया की पूंजी जोड़कर एक सैलून खोल लेंगे, खुद उसके मालिक बन जाएंगे, 4 आदमी को रोजगार भी देंगे और आप अपना परिवार भी चलाएंगे, 4 आदमी को रोजगार भी मिलेगा। अगर वो पूंजी नहीं है, आपको बाल काटने तो आता है, लेकिन पूंजी के अभाव में आप जाकर पटना में, दिल्ली में मजदूरी कर रहे हैं बाल काटने का। तो ये जो सोच है कि जो लोग उम्र के उस पड़ाव से निकल गए, जो इनको शिक्षा दी जा सकती है, उनके हाथ में पूंजी दिया जाए ताकि उनके पास जो कौशल है, जो स्किल है, उसके जरिए वो अपने और अपने परिवार के लिए रोजी रोजगार की व्यवस्था कर सके। तीसरा जो मैंने आपको बताया कि क्या 60 साल से सब उम्र के ज्यादा उम्र के सभी लोगों को 2,000 रुपया दिया जा सकता है। तो मेरा जो हम लोगों ने जो आकलन किया है, बिहार में 60 साल से ज्यादा उम्र के जितने महिला पुरुष हैं, अगर आप उनको 2,000 रुपया महीना देना चाहते हैं तो कि भैया यहाँ 2,000 एकड़ पानी लगा रहता है, लेकिन सरकार का कोई समुचित इस पर प्रयास नहीं है। और तीसरा पहलू है सूखे की। बिहार देश में, ये आंकड़ा याद रखिए, बिहार देश के बड़े राज्यों में एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पिछले 10 वर्ष में सिंचित भूमि की मात्रा 11% से कम हो गई। याद रखिए, 10 साल में सिंचाई वाली जमीन कि भैया यहाँ 2,000 एकड़ पानी लगा रहता है, लेकिन सरकार का कोई समुचित इस पर प्रयास नहीं है। और तीसरा पहलू है सूखे की। बिहार देश में, ये आंकड़ा याद रखिए, बिहार देश के बड़े राज्यों में एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पिछले 10 वर्ष में सिंचित भूमि की मात्रा 11% से कम हो गई। याद रखिए, 10 साल में सिंचाई वाली जमीन बिल्कुल मजदूर गरीब हो गए। लेकिन जब आप तराई के जिलों से नीचे जाएंगे, आप गोपालगंज जाइए, गोपालगंज के बाद सिवान जाइए, सिवान के बाद छपरा जाइए, समस्तीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, खगड़िया, इन जिलों में आप देखेंगे हर पंचायत में हजारों एकड़ जमीन ऐसी है जहां जल जमाव है, पानी निकलता ही नहीं है, वहां एक ही फसल होगी। इस पर कोई सरकार की चर्चा न